हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन हब। मैं सुमन आज आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है और बायोलॉजी में जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं या जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कोशिका विभाजन की आवश्यकता यानी कि नेसेसिटी ऑफ सेल डिवीजन एंड फाइनली कोशिका विभाजन का इतिहास, हिस्ट्री क्या रहा है सेल डिवीजन का, क्यों जरूरी है, ठीक है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले कारक यानी कि इनिशिएटिंग फैक्टर्स वगैरह पर डिस्कशन करेंगे हम। उसके बाद कोशिकाओं में विभाजन क्षमता, कोशिका विभाजन के प्रकार, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं सेल डिवीजन के, इन सारे टॉपिक्स पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि नेसेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या होता है, यानी कि सेल डिवीजन की आवश्यकता आखिर हमें क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोशिकाएं सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होती हैं, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर जीव केवल एक कोशिका से बना होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेलुलर जीव जो होता है वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो जो नई कोशिकाएं होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मतलब डिवाइड होकर के फॉर्म्ड हुई होती हैं, बनी होती हैं। तो जीवों में वृद्धि व जनन दोनों ही कोशिका विभाजन या कोशिका जनन पर आधारित होता है, चाहे वो ग्रोथ हो या फिर रिप्रोडक्शन हो। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की, तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोशिकाओं में, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के लिए जो हमारा है सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो सेल डिवीजन आखिर क्यों जरूरी है, तो इसका मेन जो रीजन है वो है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। किस लिए जरूरी है, वो जरूरी है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी जीव का अस्तित्व इस धरा पर बना रहे, इसके लिए ये जरूरी है सेल डिवीजन। जीवों के आकार में इससे वृद्धि होती है, उसके साइज में, ठीक है, आकार में उससे वृद्धि होती है सेल डिवीजन के फलस्वरूप। जनन द्वारा जीवों की संख्या में भी वृद्धि होती है। नई पीढ़ियों की उत्पत्ति द्वारा जाति का अस्तित्व बना रहता है। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि जीवों का अस्तित्व बना रहता है, जिसे हम कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। यही इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि डॉटर सेल्स, सेल डिवीजन के फलस्वरूप जो हमारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो डॉटर सेल्स में जीन व क्रोमोसोम का वितरण जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन नियमित रहता है, ठीक है, फिक्स्ड रहता है जनरेशन टू जनरेशन। तो ये तो हमारा सेल डिवीजन कि आखिर सेल डिवीजन में इसकी आवश्यकता क्या है, सेल डिवीजन क्यों आवश्यक है। सेकंड बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन का इतिहास क्या रहा है। तो सेल डिवीजन के इतिहास की बात करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, जैसे कि नागेली 1846, इन्होंने प्रतिपादित किया था यानी कि प्रपोज किया था नई कोशिकाओं, बताया था कि नई कोशिकाएं जो होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बनी होती हैं। किसने बताया, नागेली ने 1846 में। फिर आते हैं रडॉल्फ विर्चो 1855 में, बताते हैं, एक थ्योरी देते हैं, यानी कि जो नागेली द्वारा दिया गया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसको इन्होंने सपोर्ट किया था और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये सब कई बार नीट की एग्जामों में, आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा जिससे आपको ये चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आए। स्ट्रासबर्गर हैं 1870 में, इन्होंने पौधों की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का वर्णन किया था कि किस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, तथा कोशिका द्रव्य एवं न्यूक्लियोप्लाज्म शब्दों का प्रयोग किया था स्ट्रासबर्गर ने। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म वर्ड का इन्होंने प्रयोग किया था स्ट्रासबर्गर ने 1870 में। फिर आते हैं फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग ने क्या किया, 1882 की बात है, इन्होंने सबसे पहले माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले माइटोसिस शब्द का प्रयोग करने वाले हैं 1882 में फ्लेमिंग। फिर आते हैं फार्मर एंड मोरे 1905 में, इन्होंने सबसे पहले मियोसिस वर्ड का प्रयोग किया था। किस वर्ड का प्रयोग किया, मियोसिस का।
हावर्ड एंड पेले आते हैं 1953 में। इन्होंने कोशिका की विभिन्न सारे जो स्टेजेज होते हैं, कोशिका विभाजन की जो अवस्थाएं होती हैं, उनकी खोज की, उनके बारे में बताया हावर्ड एंड पेले ने 1953 में। तो ये तो था हिस्ट्री ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन का इतिहास क्या रहा है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स फॉर इनिशिएटिंग सेल डिवीजन, यानी कि वो फैक्टर्स कौन होते हैं जो सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोशिका में सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, तो इनसे कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे कोशिका को आवश्यक गतिज ऊर्जा मिलती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे नए नए साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड का निर्माण होता है। ठीक है, नए नए कोशिका द्रव्य का निर्माण होता है। तो होता क्या है कि कोशिका में कोशिका द्रव्य व कोशिका के सतही क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है, ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म और जो सरफेस एरिया होता है कोशिका में, ठीक है, सरफेस एरिया जो होता है कोशिका का, जब इसका अनुपात जो है रेशियो वो अधिक हो जाए और कोशिका में जो पदार्थ होते हैं जो कि सेल वॉल के माध्यम से इंटर करते रहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए, तो उन पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म और सरफेस एरिया के अधिक हो जाने की वजह से जो पदार्थ मेटाबॉलिक मटेरियल्स होते हैं उनका जो पर्याप्त भंडारण होना चाहिए या पर्याप्त मात्रा में पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है पूरे सेल के सिस्टम पर, वो न्यूक्लियस कमजोर पड़ जाता है, उसकी नियंत्रण क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब तक ये अनुपात संतुलन की अनुकूलतम सीमा में नहीं रह पाता है तो कोशिका की वृद्धि होती रहती है, परंतु वृद्धि की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद कोशिका में विभाजन अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, जब इन दोनों का रेशियो बढ़ा तो हमारे जो मेटाबॉलिक मटेरियल्स है वो पर्याप्त मात्रा में मिले नहीं, जिससे इनकी वृद्धि होती रही, परंतु जो पर्याप्त मात्रा मिलनी चाहिए थी मेटाबॉलिक मटेरियल्स की वो नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल सिस्टम होता है वो कम हो जाता है और फिर कोशिका का विभाजन हो जाता है। तो ये तो था हमारा फैक्टर जो इनिशिएट करता है सेल डिवीजन को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि मुख्यतः अगर देखा जाए तो सेल डिवीजन के 4 टाइप्स होते हैं। फ्री सेल डिवीजन जिसे हम बोलते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए पहला हम देखते हैं कि आखिर फ्री सेल डिवीजन क्या होता है। तो इसके बारे में हम डायरेक्टली जान लेते हैं कि जो हमारा फ्री सेल डिवीजन होता है वो जब कोशिका विभाजन द्वारा यानी कि सेल डिवीजन द्वारा जो हमारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीजन द्वारा जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो अलग होकर के, सेपरेट होकर के स्वतंत्र कोशिकाएं बनाती हैं, और इस प्रकार के डिवीजन को हम बोलते हैं स्वतंत्र कोशिका का निर्माण करना, या फिर स्वतंत्र कोशिका विभाजन, या फिर फ्री सेल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर हम एमाइटोसिस की तो इसे हम डायरेक्ट डिवीजन के नाम से जानते हैं। एमाइटोसिस को हम डायरेक्ट डिवीजन के नाम से जानते हैं। यह कोशिका विभाजन की सरलतम विधि है, बहुत ही इजिली मेथड है सेल डिवीजन का। असूत्री विभाजन केंद्रक के दीर्घाकार के साथ प्रारंभ होता है, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसका आकार धीरे धीरे बढ़ते रहता है, और इसमें कई सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में हम चलिए आगे देखते हैं क्या होता है एमाइटोसिस में। इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो डंबल का शेप ले लेता है, और डंबल का शेप लेने के बाद, ठीक है, डंबल का शेप लेने के बाद ये जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो डंबल का शेप लिया और 2 भागों में डिवाइड हो गया, इस प्रकार इसमें 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ। और ये जो एमाइटोसिस है यानी कि डायरेक्ट डिवीजन है, ये कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, शैवाल हुआ, कवक हुआ, प्रोटोजोआ आदि में फाउंड होता है। ठीक है, एमाइटोसिस। बात करते हैं माइटोसिस को। तो माइटोसिस जितने भी हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो हमारा सोमेटिक सेल होता है, ठीक है, माइटोसिस यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन। तो माइटोसिस में जितने भी हमारे सोमेटिक सेल्स होते हैं उनमें पहले कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, यानी कि जो सेल है उसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डबल हो जाता है, और डॉटर क्रोमोसोम 2 अलग अलग केंद्रों के समान संख्या में बट जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका भी 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि जो पेरेंटल सेल होता है वो भी
टू डॉटर सेल में सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो सोमैटिक सेल डिवीजन में क्या होता है कि जो पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं उनमें गुणसूत्र संख्या यानी कि क्रोमोसोम नंबर एंड गुणसूत्र संगठन, ठीक है, ये जनक कोशिका के यानी कि पेरेंटल सेल के ही इक्वल रहता है। तो ये पूरा पार्ट था माइटोसिस का। बात करें अगर हम मियोसिस की, तो मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि यह केवल जनन कोशिकाओं यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स या युग्मकों के बनने के समय होता है, ठीक है। कब होता है? जनन कोशिकाओं के बनने के समय या फिर युग्मकों के बनने के समय होता है, ठीक है। प्रत्येक मातृ कोशिका से 4 युग्मक कोशिकाएं बनती हैं। मियोसिस में जितना भी मातृ कोशिका यानी कि पेरेंटल सेल जो भी हो, ठीक है, मदर सेल से इसमें 4 युग्मक कोशिकाएं बनती हैं और प्रत्येक युग्मक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो मातृ कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। पहले तो 1 से 4 बने, ठीक है, 1 से 4 बने। अब इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो इसका कितना होगा? हाफ होगा यानी कि आधा होगा। इसी कारण जो मातृ कोशिका होती है को द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड तथा युग्मक कोशिकाओं को हैप्लॉयड कहते हैं। इसमें इसको मातृ कोशिका को यानी कि पेरेंटल मदर सेल को इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड, और ये जो इसमें क्रोमोसोम नंबर है इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड के नाम से जानते हैं। ये तथा हमारा मियोसिस डिवीजन। अब नेक्स्ट हमारा सेल डिवीजन यानी कि सेल साइकिल क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। सेल साइकिल का जो हम इंट्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं, तो सेल साइकिल में क्या होता है कि जीवों के शरीर में विभाजन करने वाली जो कायिक कोशिकाएं यानी कि सोमैटिक सेल्स में वृद्धि एवं विभाजन का नियमित चक्र चलता रहता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और इसी चक्र को हम किस नाम से जानते हैं? सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट क्या है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द डिवीजन एंड इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। वो सेल्स के डिवीजन और इनलार्जमेंट पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सेल रिप्रोडक्शन। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल यानी कि द सेल साइकिल इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इवेंट। जो ये क्या है? सेल साइकिल एक ऑर्डर्ड सेट है कई सारे इवेंट्स का, विच कल्मिनेट्स यानी कि इंड, कल्मिनेट्स मीनिंग इंड होता है, ठीक है। कल्मिनेट्स इन द डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू 2 डॉटर सेल, जो कि किस पर इंड होता है? डिवीजन के फलस्वरूप 2 डॉटर सेल्स के फॉर्मेशन के बाद इंड होता है, ठीक है। द सेल साइकिल अलाउस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो एंड डिवाइड एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ये ग्रो एंड डिवाइड करने के लिए अलाउ करता है और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करता है। जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में आपको कुछ चीजें दिखाई गई हैं, जैसा कि ये पार्ट है सेल साइकिल यानी कि सेल साइकिल कैसे चलता है? G1 फेज यानी कि गैप फर्स्ट फेज होता है इसमें पहले नंबर पे। सेकंड पे होता है S फेज, ठीक है, सिंथेसिस होता है यहाँ पर डीएनए का। एंड थर्ड होता है हमारा G2 फेज। इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है, इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम बोलते हैं इंटरफेज। किस नाम से जानते हैं? इंटरफेज के नाम से जानते हैं। और इंटरफेज जो हमारा होता है वो प्रिपेयरिंग फेज होता है, यानी कि यहाँ पर कोशिकाएं डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती हैं। अब तैयार किस प्रकार कर रही होती हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हम आगे देखेंगे। तो जो G1 हमारा वो ग्रोथ 1 है, G2 हमारा ग्रोथ 2 फेज है, ठीक है। G0 क्या होता है कि जैसे कोई कोशिका डिवीजन के लिए गई पर वो डिवीजन नहीं करना चाहती है, ठीक, तो वो क्या होता है? G0 यानी कि रेस्टिंग फेज में चली जाती है। ये G0 हमारा रेस्टिंग फेज को शो करता है। एक्चुअली जो डिवीजन का प्रोसेस होता है वो M फेज यानी कि माइटोसिस फेज से शुरू होता है, ठीक। तो M फेज फाइनल डिवीजन होना ही होना है अगर M फेज में कोई कोशिका एंटर कर रही है। M माइटोसिस और सेल डिवीजन, S सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इंटरफेज इज इन बिटवीन सेल साइकिल, ठीक है। इंटरफेस इस पूरे सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, या G1, S एंड G2 इसका सम्मिलित रूप जो हमारा होता है वो इंटरफेज कहलाता है, ठीक है। और G0 क्या है? डजंट वांट टू डिवाइड, यानी कि जो मतलब डिवाइड होना नहीं चाहती हैं ऐसी सेल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारे कुछ नर्व सेल्स आते हैं, आरबीसीज आती हैं, ठीक है। तो ये पार्ट था हमारा सेल साइकिल का, जिसमें हमने देखा कि G1, G2 और S फेज क्या है, M फेज क्या है, ठीक। आगे देखते हैं। सेल साइकिल हैज 2 बेसिक फेजेस, यानी कि पहला फेज जो उसमें होता है इंटरफेज यानी कि G1, S, G2, और दूसरा फेज जो हमारा होता है उसे बोलते हैं M फेज, ठीक है। इंटरफेज यानी कि इन बिटवीन। M फेज क्या है? व्हेन इट इज डिवाइडिंग। M फेज में सेल क्या होता है? डिवाइड होता है। और जो हमारा
आई फेज है वो क्या है, व्हेन इट इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन यानी कि इंटरफेज, तो यहाँ पर कोशिका प्रिपेयर हो रही होती है डिवीजन के लिए। G0 फेज यानी कि रेस्टिंग फेज। इंटरफेज इज इक्वल टू G1 प्लस एस प्लस G2 यानी कि इन तीनों का सम्मिलित रूप हमारा क्या होता है, इंटरफेज होता है, जिसमें कोशिका डिवीजन के लिए रेडी हो रही होती है। अब नेक्स्ट हमारा है कि सेल साइकिल ड्यूरेशन। ये क्या होता है, सेल साइकिल ड्यूरेशन मीन्स दैट दीज सेल साइकिल फेजेस वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। जो कई प्रकार की कोशिकाओं में जो हमारा सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। फॉर अ टिपिकली रैपिडली प्रोलिफरेटिंग ह्यूमन सेल की अगर हम बात करते हैं विद अ टोटल साइकिल टाइम ऑफ 24 आवर, ये पूरा जो हमारा साइकिल चलता है वो कितने टाइम का चलता है, वो 24 आवर्स का चलता है, ठीक है। द जीवन फेज माइट लास्ट अबाउट 11 आवर। जो हमारा जीवन फेज इसमें होता है वो कितने घंटे का होता है, 11 घंटे का होता है। एस फेज अबाउट 8 आवर, एस फेज हमारा 8 आवर्स का होता है। G2 फेज हमारा 4 आवर्स का होता है। एंड एम फेज जो होता है वो मिनिमम 1 आवर का होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकन पीरियड है वो हमारा क्या है, जीवन फेज, ठीक है, जिसमें कोशिका प्रिपेयर हो रही होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए हैं, जिसमें दे रहा है कि फ्रूट फ्लाई में जो हमारा होता है वो 8 मिनट का सेल ड्यूरेशन होता है, सेल साइकिल ड्यूरेशन। ईस्ट में हमारा 90 मिनट का होता है। मैच्योर सेल टेक लॉन्गर टू ग्रो, जितने भी मैच्योर सेल्स होते हैं वो लॉन्गर पीरियड का टाइम लेते हैं ग्रो करने के लिए। टिपिकली मैमेलियन सेल्स टेक्स 24 आवर्स, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी। लिवर सेल्स टेक मोर देन अ ईयर, जो हमारे लिवर सेल्स होते हैं वो कितना टाइम लेते हैं, मोर देन अ ईयर। तो ये था सेल साइकिल ड्यूरेशन। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है देखते हैं, आगे देखते हैं कि कारा इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। जो हमारा इंटरफेज का पीरियड होता है वो हमारा लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का। दिस इज व्हेन द सेल ग्रोज एंड कॉपीज इट्स डीएनए बिफोर मूविंग इनटू माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस में इंटर करने से पहले अपने डीएनए का कॉपी करना, रेप्लिकेट करना अपने डीएनए को, और भी कई सारी तैयारियां होती हैं, ठीक है, अपने मेटाबॉलिक मटेरियल्स को मतलब कलेक्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जिससे हमारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो ये सारी तैयारियां जो होती हैं वो इंटरफेज के दौरान ही होती हैं। आगे कह रहा है कि इसमें ड्यूरिंग एम यानी कि माइटोटिक फेज क्रोमोसोम्स विल अलाइन सेपरेट, क्या होते हैं, अलाइन होते हैं, सेपरेट होते हैं, एंड मूव इनटू न्यू डॉटर सेल, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यू डॉटर सेल्स में। द प्रीफिक्स इंटरफेज मीन्स बिटवीन, जो हमारा प्रीफिक्स है इंटरफेज इसके पहले का, उसका मतलब होता है मीन्स बिटवीन, यानी कि सो इंटरफेज टेक्स प्लेस बिटवीन वन माइटोटिक फेज एंड द नेक्स्ट, यानी कि एम से एम के बीच का जो हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है, इंटरफेज होता है। कुछ चीजें हैं जैसे कि कह रहा है कि ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ ऑकर्स ड्यूरिंग G1 G2 एंड एस फेज। जो हमारा ग्रोथ है वो G1 G2 और एस फेज के दौरान ही हमारा पाया जाता है। एम फेज टेक्स ओनली अबाउट एन आवर, एम फेज जो होता है वो केवल 1 घंटे का समय कैरी करता है। मोस्ट वेरिएशन इन लेंथ ऑफ G1, जो हमारा जीवन का फेज होता है वो चूंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें भिन्नता पाई जाती है, वेरिएशंस पाई जाती हैं। रेस्टिंग फेज G0 सेल्स स्पेंड्स मोर और लेस टाइम हियर, यानी कि मोर या फिर ज़्यादा भी टाइम ले सकती हैं G0 फेज में, या फिर कम भी ले सकती हैं। तो एक्चुअली जो हमने समझा है वो क्या है कि G1 S और G2, ठीक है, G1 S और G2, G1 S और G2 हमारा जो सम्मिलित रूप है, कलेक्टिव रूप में से हम बोलते हैं इंटरफेज। उसके बाद हमारी जो कोशिका होती है वो एम फेज में इंटर करती है। एम फेज की बात करें तो एम फेज में कई सारे सब फेजेज होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद जो हमारी कोशिका होती है वो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें बीच बीच में G1 S और G2, G1 के बाद एक चेक पॉइंट, S के बाद एक चेक पॉइंट, G2 के बाद एक चेक पॉइंट, फिर M में इंटर करने से पहले एक चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स यानी कि यहाँ पर कई सारी चीजें, जैसे कि जीवन से कोई सेल आगे बढ़ रही है तो उससे कुछ क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, चेक किया जाता है कि उनसे ये पूछा जाता है कि डू यू हैव द मटेरियल रेडी, कि क्या आपके पास जो मटेरियल्स हैं वो रेडी हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें मतलब आपके पास मौजूद हैं। डू यू हैव एटीपी, यानी कि आपके पास क्या पर्याप्त ऊर्जा है। आर यू श्योर यू वांट टू डिवाइड, क्या आप मतलब श्योर हैं कि आप डिवाइड करना चाहती हैं। हैव यू डिवाइडेड द डीएनए, ये मैंने आपको क्वेश्चन के रूप में दिया है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन से पूछा नहीं जाता है। बस ये है कि ये सारी चीज़ें उस चेक पॉइंट्स पर चेक होती हैं, ठीक है। हैव यू डिवाइडेड द डीएनए, क्या आपने डीएनए को अपने डिवाइड किया है, रेप्लिकेट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंटरफेस के दौरान, जो मतलब कई सारे चेक पॉइंट्स के दौरान, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। चलिए देखते हैं इंटरफेज क्या है। इंटरफेज मीन्स रेस्टिंग फेज। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है जिसमें न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन रेप्लिकेटेड, इस इंटरफेस के दौरान क्रोमेटिन का रेप्लिकेशन होता है। फिर जो हमारे
सेंट्रियोल्स होते हैं उनका रेप्लिकेशन होता है केवल एनिमल सेल में, ठीक है। केवल एनिमल सेल में जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं उनका रेप्लिकेशन होता है। एस्टर फॉर्म्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये हमारा दिखाया गया, और न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियोलस भी दिखाया गया, ठीक है। तो इट इज द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव फेज एम टू एम के बीच के जो फेज होता है उसे हम बोलते हैं इंटरफेज। इट इंक्लूड सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस, और ये क्या क्या कैरी करता है, सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस इंटरफेज के दौरान। इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, और ये एम्स, नीट और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सेम परसेंट कई बार पूछा गया है, 95%। ये पूरे सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है उसका 95% कैरी करता है इंटरफेस। आगे देखते हैं तो इंटरफेस हैज 3 फेजेस, G1, S एंड G2। G1 मीन्स सेल अंडरगो मेजर पोर्शन ऑफ ग्रोथ, इसमें सेल कहाँ जाती है, ग्रोथ के लिए जाती है, आगे बढ़ती है, ठीक है। एस फेज में क्या होता है कि रेप्लिकेशन होता है डीएनए रेप्लिकेट होता है। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज जो है उसमें क्रोमोसोम क्वाइल्ड होते हैं मोर टाइटली यूजिंग मोटर प्रोटीन्स। किस प्रोटीन्स का यूज करके, मोटर प्रोटीन्स का यूज करके ये क्वाइल्ड होते हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट होता है इसमें ट्यूबुलिन सिंथेसिस के द्वारा। इसमें फाइनली क्या होता है कि सेंट्रियोल्स जो हमारे होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं केवल एनिमल सेल में, एंड क्रोमोसोम क्वाइल्ड होते हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं G2 फेज के दौरान, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा G1 फेज क्या है। तो अगर हम G1 फेज की बात करें तो कह रहा फर्स्ट ग्रोथ फेज। G1 फेज हमारा क्या है, फर्स्ट ग्रोथ फेज है। इट द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ये हमारा क्या है, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का इंटरवल होता है G1 फेज हमारा। G1 फेज क्या होता है, मतलब माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का हमारा इंटरवल पॉइंट होता है G1 फेज। इसमें जो प्रमुख इवेंट्स हैं, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, तो कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ सेल, इसमें जो सेल का ग्रोथ होता है वो लगातार चलते रहता है। सेल्स बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव, इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है सेल्स, कई सारे ओटीपी अपनी एनर्जी को कंजर्व करती है, ठीक है। प्रिपेयर्स मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अपने मशीनरी पार्ट्स को प्रिपेयर करती है। सिंथेसिस डीएनए एंड प्रोटीन, इसमें डीएनए एंड प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ये सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं वो G1 फेज में हो रहे हैं। इसके बाद का जो हमारा वो है एस फेज। एस फेज के दौरान क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे लंबा फेज होता है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, पर सेल के हिसाब से इसमें जो डीएनए का अमाउंट होता है वो क्या होता है, डबल होता है। बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज्ड, लेकिन क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है। इन एनिमल सेल रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस, एक एनिमल सेल में जो रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, न्यूक्लियस से। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में जो होता है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। तो ये तो था हमारा एस पेज, ठीक है। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो आज के लिए इतना ही। एस फेज तक हमने पढ़ा है, इसके बाद जो हमारा है G2 फेज और M फेज के बारे में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।